हेलो हेलो हेलो, एक बार चेक करिए, आवाज आ रही है क्या? हेलो, जरा एक बार कंफर्म करके बताइए। हेलो, एक बार रुकिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो आज हम मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है हमारा, उसका हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं। और पिछले क्लासेस में, जो पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालने की पूरी कहानी पढ़ ली थी। एटम में कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालते हैं, आयंस में कैसे निकालते हैं, नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, ये सारी कहानी हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। और हमने मोल का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि मोल होता क्या है, हमने ज्यादा कुछ बताया नहीं था। तो कहानी वहीं से चालू करेंगे। मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन मोल यहीं से चालू हो रहा है लेक्चर नंबर 2 से, ठीक है। तो आज से आप अगर सिक्वेंसली चलेंगे तो मोल कंसेप्ट जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही स्मूथली आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए आइए, तो अपना लेक्चर नंबर 2 आ गया है, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पिछली क्लासेस में जो पढ़े थे उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हमारा पिछला क्लास उसके बेसिस पे रिवाइज हो जाए। चलिए आइए, यहां पर एक एटम एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, और हमें उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट बताना है। तो चलिए बताइए जरा, इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर कोई एटम है बच्चों, उस एटम में जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है Z, यही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और यही एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के काउंट के बराबर होता है। इसका मतलब किसी भी एटम में जितना Z होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा। खास बात क्या है कि वो जो एटम है वो न्यूट्रल होना चाहिए, वरना इलेक्ट्रॉन का काउंट बदल जाता है। तो यहां पर एटम के पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो नीचे 20 लिखा हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का काउंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 20। प्रोटॉन का काउंट भी उसी एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन का काउंट क्या होता है, 40 में से 20 घटाएंगे, a माइनस जेड के बराबर होता है न्यूट्रॉन का काउंट। तो 40 माइनस 20, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा इसमें, 20, ठीक है क्या। चलिए, बेरिलियम में 49 दिया हुआ है, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट बताना है, तो बहुत देर करते हुए नहीं बताएंगे। जो Z है, इलेक्ट्रॉन भी वही होगा, प्रोटॉन भी वही होगा, और न्यूट्रॉन 9 में से 4 रिड्यूस करिए, 5 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। बोली बात समझ में आ गई क्या। चलिए, सल्फर 16 एंड 32, इलेक्ट्रॉन का काउंट बताइए, 16 जो नीचे लिखा हुआ है, प्रोटॉन भी 16 और न्यूट्रॉन 32 में से 16 घटाइए, बोलिए, ठीक हो गया क्या। चलिए आइए, नेक्स्ट एक आयन पर चलते हैं। मैग्नीशियम +2 आपको दे रखा है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का, जब भी, जैसे ही मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि आयंस का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने से पहले, नेट चार्ज निकालने से पहले, उसके आप न्यूट्रल फॉर्म में आ जाइए, ठीक है क्या। तो मैग्नीशियम का न्यूट्रल फॉर्म क्या बच्चों, यही है क्या, देखो, नियॉन होता है 10, उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, और उसका मास नंबर हो गया 24। तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। प्रोटॉन भी इसमें 12 हो जाएंगे, और 24 में से 12 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगी। ये मैं न्यूट्रल वाले की बात कर रहा हूं, इस मैग्नीशियम +2 की बात। अच्छा चलो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं पहले, तब बताते हैं। न्यूट्रल वाले का क्या हो जाएगा, न्यूट्रल वाले का आ जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा 12, और न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 24 में से 12 घटाएंगे तो 12। ये न्यूट्रल वाले की कहानी आ गई। अब आपको करना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन बताना है। +2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। अगर 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और प्रोटॉन तो निकाला नहीं जा सकता, इसका मतलब 12, और न्यूट्रॉन भी कितना जाएगा, 12। तो ये आपके मैग्नीशियम की कहानी हो गई। अगर आप नेट चार्ज की बात कर रहे हैं तो नेट चार्ज इस पे कितना आएगा, बोलिए, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर, बोलिए, तो +2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा आपके इस मैग्नीशियम +2 के स्पीसीज पर। बोलिए, बात समझ में आ गई क्या। चलिए ठीक है, यहां तक हमारा पिछली क्लास में डिस्कशन हो गया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों जो हमें डिस्कस करना है वो कुछ 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हम एटॉमिक मास यूनिट को देखेंगे, उसके बाद हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस को बताएंगे, फिर हम ये फील लेंगे कि एवोगैड्रो नंबर जो हम Na लिखते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, आखिर वो आता कहां से है,
और एवोगैड्रो नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका डेरिवेशन क्या है, छोटा सा हम उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों वो है मोलर मास, और उसके कुछ क्वेश्चंस हम उसको भी टैकल करेंगे। चलिए फिर सबसे पहला टॉपिक हमारा एटॉमिक मास यूनिट, जरा उसको समझते हैं। देखिएगा जरा यहां पर गौर से, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमयू लिखते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, जो भी एटम है, मान लीजिए आप कोई एटम लिख रहे हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो एक ही एटम का जो मास होता है, जैसे H2 में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में भी अगर आप एक ही हाइड्रोजन का मास ले रहे हैं तो आप उसके मास को जो बोलेंगे वही होगा क्या, एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि एक एटम के मास को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एएमयू कुछ है नहीं, एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो एक एटम के मास को कैसे लिखा जाता है बच्चों, एएमयू के फॉर्म में लिखा जाता है। अब आइए जरा समझते हैं कि आखिर एक एटम का मास का मतलब क्या होता है। देखिएगा इधर जरा, ये क्या है, एक एटम है, एटम में अंदर की तरफ क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर की तरफ कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको मैं इसके चार्ज और मास का कंपैरिजन करवाऊंगा, किसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो उस वक्त आपको यह बताया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरेटिवली बहुत ही हल्का होता है, लाइटर होता है। इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस पूरे एटम का जो मास आएगा बेटा, इस एटम का जो मास आएगा वो केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन के बराबर आएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन होता क्या है, ये देखिएगा, x है, इधर लिखा हुआ है z और इधर लिखा हुआ है a। तो ये जो a होता है एटॉमिक मास होता है, मास नंबर होता है बच्चा, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के ही बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपको लिखा हुआ है हाइड्रोजन 1 1, इसका मतलब इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंट है वो यही है 1 के बराबर। ऑक्सीजन लिखा है 16 ऊपर, तो 16 क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन है। और यही जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन है, यानी कि मास नंबर, यही आपके पूरे एटम के मास को डिफाइन करता है। यानी कि अगर आपको एटम का मास पता करना है तो टोटल प्रोटॉन उस एटम में कितने हैं, टोटल न्यूट्रॉन उस एटम में कितने हैं, उसका सम कर दीजिए, आपको टोटल एटम के मास का अंदाजा लग जाएगा, या फिर आप टोटल एटम के मास को पता कर पाएंगे। तो किसी भी एटम का टोटल मास उसके प्रोटॉन और उसके टोटल न्यूट्रॉन के सम के बराबर ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो जरा बताइए सर, आखिर एएमयू का सिग्निफिकेंस क्या है, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है। आपने ये तो बता दिया सर कि एक एटम का मास इतना होता है, तो इसका क्या मतलब है, एक एटम से हम क्या समझे। आइए जरा आपको कुछ समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा H2 को Cl2 से मिक्स कराइए, एक एक रखिए, तो क्या बन जाएगा, 2 मोल या फिर 2HCl बन जाएगा। ठीक है क्या। अब अगर आपको ये बनाना है तो सोचिए, H2 लाना पड़ेगा, उसके साथ Cl2 लाना पड़ेगा। अच्छा, H2 में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है, 2 क्लोरीन है, तो इसका मास एएमयू में और इसका भी मास एएमयू में। यानी कि सोचकर देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, जरा मेरी बात को समझिएगा। कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2, यहां पर कितने एटम है क्लोरीन के, 2। इसका मतलब अगर आपको 1 HCl बनाना है या फिर 2 HCl बनाना है, तो इसका मतलब आपको 2 एटम हाइड्रोजन और 2 एटम क्लोरीन का लाना पड़ेगा। और अगर आप 2 एटम हाइड्रोजन का ला रहे हैं तो 2 एटम के बराबर ही हाइड्रोजन के मास को आप मेजर करके लाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। जैसे आप 2 हाइड्रोजन लाएंगे कैसे, 2 हाइड्रोजन का एटम, इसका मतलब जब आप हाइड्रोजन निकाल रहे होंगे तो आपको यह नापना पड़ेगा कि कितना वेट रखूं कि 2 ही एटम हाइड्रोजन आए, और वैसे ही कितना वेट रखूं कि 2 ही क्लोरीन आए। सोच कर देखिए, मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इतना कम है कि आप इसको मेजर ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको अमाउंट ज्यादा चाहिए होगा। अरे भाई, मैं ग्राम में मेजर करूंगा, किलोग्राम में मेजर करूंगा, तो एक मेजरेबल क्वांटिटी मैं नाप पाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 10 घाते -23 ग्राम, तो क्या आप इसको मेजर कर पाएंगे। इसका मतलब 0.000000 ऐसे ही आप कितने जीरो लगा दीजिए, 23 जीरो लगा दीजिए, उसके बाद 1 लग के ग्राम लगाइए, इतने ग्राम आपको, क्या आप इसको मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है, आगे कहानी को समझते हैं। तो हमको एक मेजरेबल क्वांटिटी की जरूरत है। आइए देखिए, ठीक है।
तो H2 प्लस Cl2 से हमने 2HCl बनाया। हम आपको यह समझा रहे थे बेटा कि एक एटम का जो नेट मास होता है वो कहां पर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। तो आइए जरा इसको देखते हैं, हमने जो बोर्ड पर लिखा है देखिए। तो इट इज द मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास किसका मास है, एक एटम का। एटम में टोटल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो एटम का मास किस पे निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। मास ऑफ वन एटम इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहां तक की कहानी शायद आपको समझ में आ गई होगी। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काउंट के बराबर होता है। चलिए एक एग्जांपल से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि एक एटम का मास हम निकाल कैसे सकते हैं। जैसे आपने मुझे बोल दिया कि ऐसा करिए सर, आप एक एटम नाइट्रोजन का मास निकालकर बताइए। तो इधर कैलकुलेशन को समझिएगा। ये नाइट्रोजन, एक एटम नाइट्रोजन का मास कैसे निकलेगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, 714, ये तो है, ये इसका मास नंबर है और ये इसका एटॉमिक नंबर है। जो 14 है बच्चों, वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काउंट के बराबर होता है। जी हाँ सर, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काउंट के बराबर होता है। अब जो नाइट्रोजन एटम का अगर आपको टोटल वेट निकालना है बेटा, तो नाइट्रोजन एटम का जो टोटल वेट आएगा वो नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन के बराबर आएगा। अब आप इलेक्ट्रॉन को तो निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब नाइट्रोजन का वेट 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन के बराबर आएगा। लेकिन 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मिलकर उसके टोटल नेट वेट को ही बता रहे होंगे। अब आप समझिए जरा गौर से, अगर मुझसे ये बोल दिया जाए कि एक नाइट्रोजन के एटम का मास बताइए, तो ऐसी कोई वेट मशीन नहीं है जो एक एटम नाइट्रोजन का मास मेजर करके मुझे दे दे कि इतना ग्राम होता है एक एटम का नाइट्रोजन। तो क्या सर ये कोई टेक्निक ही नहीं है जिससे हम एक एटम नाइट्रोजन का मास पता कर सकते हैं क्या। देखिए हायर लेवल की स्टडीज पर आपको एक और साइंस पढ़ाई जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पढ़ाई जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रो होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रो होती है, आईआर स्पेक्ट्रो होती है, यूवी स्पेक्ट्रो होती है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उसमें से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम नाइट्रोजन के एक एटम का मास निकाल चुके हैं, और वो जो मास आया है स्पेक्ट्रोस्कोपी से नाइट्रोजन के एक एटम का, वो है 2.32 इंटू 10⁻24 ग्राम, 2.32 इंटू 10⁻−24 ग्राम, यानी कि 2.32 इंटू 10⁻24 ग्राम एक नाइट्रोजन के एटम का मास होता है। ये हमने नहीं निकाला, ये हम निकाल भी नहीं सकते नाप के, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल के हमें बताया गया है। इसका मतलब अब आप गौर से समझिएगा, ये जो 2.32 इंटू 10⁻24 ग्राम नाइट्रोजन के एक एटम का मास है, ये होगा क्या, ये नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। कैलकुलेशन को जरा समझिएगा यहां पर, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 714, मैंने आपसे बोला कि एक एटम नाइट्रोजन का मास बताइए, तो आपने कहा सर एक एटम नाइट्रोजन का मास का क्या मतलब है, एक एटम नाइट्रोजन के मास का मतलब है कि सर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन के बराबर एक एटम नाइट्रोजन का मास होगा। हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, हमने कहा बिल्कुल सही। अब आपको कैसे पता चला, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको यह पता चला है कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास 2.32 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। अच्छा, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है वो लगभग बराबर होता है। इसका मतलब यहां पर मैं ऐसे सीधा लिख सकता हूं 14 पार्टिकल्स, क्योंकि दोनों का मास लगभग बराबर है, तो 14 पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं क्या, या तो प्रोटॉन है या तो न्यूट्रॉन है। जो 14 पार्टिकल्स का मास है वो किसके बराबर आ जाएगा, अरे भाई 7 क्या हो जाएगा 14, तो 14 पार्टिकल्स का मास किसके बराबर आ गया, 2.32 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर आ गया, जो कि एक नाइट्रोजन एटम का मास है। तो सोचकर देखिए एक पार्टिकल का मास कितना आएगा, एक पार्टिकल का मास कितना आएगा, 2.32 इंटू 10⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाई 14, यही तो आएगा क्या। अच्छा चल इसको काटिए पीटिए, कैलकुलेट अगर आप इसको करेंगे बच्चा, तो ये लगभग 1.6 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर आएगा। कि क्या एक पार्टिकल का मास, एक पार्टिकल का क्या मतलब है, या तो एक प्रोटॉन या तो एक न्यूट्रॉन का मास इतना आ रहा है। अच्छा, एक पार्टिकल का मास नाइट्रोजन में इतना आ रहा है, तो क्या वही एक पार्टिकल का मास हाइड्रोजन में भी उतना ही आएगा, बिल्कुल। अरे भाई प्रोटॉन का अगर वही आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी, सॉरी न्यूट्रॉन का जो भी मास यहां पे आ रहा है वही मास तो वहां पे भी आएगा, चाहे वो हाइड्रोजन में हो प्रोटॉन, या तो वो प्रोटॉन कार्बन में हो, या वो प्रोटॉन प्रोटॉन थोड़ी ना बदल जाएगा, तो मास तो वही रहेगा उसका। तो ये क्या मास निकल के आ गया, एक पार्टिकल के मास
यहां से हमको निकल कर आ गया, वो या तो प्रोटॉन है या तो न्यूट्रॉन है। अच्छा, जो एक पार्टिकल का मास आया है वो आया कैसे, वो आया कैसे होगा बच्चा? एक पार्टिकल का जो मास आया है, एक पार्टिकल का जो मास आया है वो 1/14 पार्ट किसका है? नाइट्रोजन का। अरे भाई नाइट्रोजन का देखो ना, ये नाइट्रोजन के जो टोटल मास था उसको मैंने कितने से भाग दिया है? 14 से। एक नाइट्रोजन के मास को 14 से भाग देने पर ही तो हमको एक पार्टिकल का मास निकल के आया है। इसलिए तो मैंने यहां पर लिखा कि एक पार्टिकल का मास कितना है? 1/14 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ही जब आप कार्बन पर निकालेंगे ना, तो कार्बन पे भी एक पार्टिकल का मास ऐसे ही निकलेगा, लेकिन वहां पे 1/14 नहीं 1/12 पार्ट आ जाएगा। किसके? कार्बन का, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो वहां पर 1/12 पार्ट आ जाएगा। बोलिए समझ आ गया? तो नाइट्रोजन में ऐसे आ गया, और हाँ जी एक पार्टिकल का मास ऐसे आ गया। तो जरा बताइएगा, ये एक पार्टिकल का मास हमने कितना निकाला? एक पार्टिकल का मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, इसका मास कितना निकल के आ रहा है? 1.6 × 10⁻23 ग्राम। मेरे बच्चों, इसी को ही एक AMU कहा जाता है। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, वैसे ही एक AMU में इतना ग्राम होता है। तो इसी को क्या कह दिया जाता है? एक AMU। इसका मतलब एक AMU कुछ और नहीं है, 1.6 × 10⁻23 ग्राम के बराबर हमारा एक AMU हो जाता है। बोली कहानी समझ आ गई क्या? इसका मतलब जो सिग्निफिकेंस आपको समझ नहीं आ रहा था कि सर एक AMU क्या होता है, तो एक AMU क्या है? यह भी एक मास का मेजरमेंट है। कितना मास का मेजरमेंट है? तो 1.6 × 10⁻23 ग्राम को ही हम लोग एक AMU कहते हैं। वही कैलकुलेशन यहां पर कर रखी है। आप हड़बड़ा रहे होंगे कि सर ये सब क्या लिख रखा है, तो जरा देखिएगा। नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन का एटम कैसे 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चला है कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास 2.3 × 10⁻24 ग्राम है। अब ये जो एक एटम का मास आया है वो 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन के बराबर आया होगा। तो जरा गौर से देखिएगा। हाँ जी, हाँ जरा गौर से देखिएगा। 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन मिलाकर इतना ग्राम बनाते हैं, तो 14 पार्टिकल मिलाकर इतना ग्राम बनाएंगे। 14 पार्टिकल का क्या मतलब है? या तो प्रोटॉन होंगे या तो न्यूट्रॉन होंगे। 14 न्यूट्रॉन 14 प्रोटॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर 14 है। ठीक है, तो एक पार्टिकल का मास कितना आ जाएगा? इसको हमने 2.32 × 10⁻24 को 14 से भाग दे दिया, तो एक पार्टिकल का जो मास निकल के आया 1.6 × 10⁻23 ग्राम है। और यही हमारा क्या कहलाता है? एक AMU। हाँ, इसी को एक U भी बोलते हैं। U का मतलब है यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास यूनिट बोलिए या तो यूनिफाइड मास बोलिए, U बोलिए। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो वेट आ रहा है वो उस नाइट्रोजन के टोटल वेट के 1/14 पार्ट है। बोली बात समझ में आ गई क्या? ऐसे कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन के 1/12 पार्ट का मास आएगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के पार्टिकल के बराबर। बोलिए हाँ या ना? कहानी समझ आ गई क्या? तो इसको स्क्रीनशॉट लेना, जरा ले लीजिएगा। एक मिनट, इसको मैं उड़ा ही देता हूं क्योंकि सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये वाला जो है अपना सेक्शन, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको भी उड़ा दिया जाए, इसको भी उड़ा दिया जाए। हाँ जी, तो हम यहां पर थे। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। तो क्या सबको एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गई? एक एटम के मास को ही एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ये किसके बराबर होती है? 1.6 × 10⁻23 ग्राम्स के बराबर। बोलिए आ गया क्या समझ में कहानी? चलिए, हो गया क्या? ठीक। अच्छा, जरा एक बात समझना, ये कोई एटम है X। आओ इधर समझते हैं। अब ये कोई मैंने एटम लिखा X के ऊपर इधर लिखा हुआ है मान लो 16 और इधर लिखा है 8, ऐसा कुछ समझ लीजिए। तो ये जो 16 है ये किसके बराबर है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के टोटल काउंट के बराबर है क्या? इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर कितने हैं यहाँ पर? 16 है। या तो मैं ऐसे कह दूं 16 प्रोटॉन है, या तो मान लीजिए आपने एक एटम लिखा है तो उसमें इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के काउंट के बराबर कहते हैं। तो जरा बताइएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर टोटल कितने हैं? 16। तो इस एटम का, अगर ये X एटम है तो इसके एक एटम का मास कितना आएगा? तो सोच कर देखो, जो 16 लिखा है आपने, 16 ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है टोटल। इसका मतलब 16 पार्टिकल्स हैं क्या इसके पास? अरे भाई इसके पास कितने पार्टिकल्स हैं? 16, जिसका मास में कंट्रीब्यूशन है, तो 16 पार्टिकल का मास क्या आ जाएगा?
16 AMU। बोलो बात समझ में आई क्या? ऐसे ही मैं यहां पर लिख दूं x 32, तो इसका मास कितना आ जाएगा? एक पार्टिकल, एक एटम का मास 32 AMU, 32 AMU। ऐसे मैंने लिखा x 24, तो इसके एक एटम का मास कितना आ जाएगा? 24 AMU। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो आप बता सकते हैं किसी भी एटम का जो मास नंबर है, किसी भी एटम का जो मास नंबर दिया हुआ है, अगर आपसे बोले कि इसका एटॉमिक मास बताइए, क्या बताइए? एटॉमिक मास, मतलब वो एक एटम का मास जानना चाह रहा है, तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, मतलब एक एटम का मास किस में आएगा? AMU में आएगा। हाँ जी बच्चा, तो किस में आएगा? AMU। चलो इस क्वेश्चन को करिए तो, गिव मास ऑफ वन एटम ऑफ, तो इसके एक एटम का मास कितना आ जाएगा? बोलो, ये जो लिखा है एक एटम का मास पूछा है, मतलब एटॉमिक मास, तो 1 AMU। क्या आ जाएगा? 1 AMU। इसका बताइए 4 AMU। क्या आ जाएगा? 4 AMU। इसका 7 AMU। क्या आ जाएगा? 7 AMU। ये 16 AMU। बोलो कहानी समझ आ गई क्या? इसका कितना आ जाएगा बेटा? 14 AMU। ये 20 AMU। ये कितना हो जाएगा बेटा? 39 AMU। आसान है क्या? बोलो भैया, आसान है क्या? इसका मतलब जो भी मास नंबर दिया है, अगर उसने बोला कि एक एटम का मास बताना है, मतलब एटॉमिक मास बताना है, मतलब AMU में बताना है, तो बस जो एटॉमिक मास दिया है, मास नंबर दिया है, उसको आप AMU में लिख दीजिए, उसके एक एटम का मास आपको मिल जाएगा। बोलो कहानी समझ आ गई क्या? तो आशा करते हैं आपको एटॉमिक मास कहानी समझ में आ गई होगी। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, इट इज रिप्रेजेंटेड इन AMU और U, यानी कि यूनिफाइड मास। अच्छा, व्हाट इज AMU? AMU का मतलब है 1.6 × 10⁻23 ग्राम्स। तो AMU का यही मतलब है बेटा। उसके बाद हमने AMU का पूरा सिग्निफिकेंस समझ लिया कि एक एटम का क्या मास होता है। अब आप कहानी को समझिएगा, अगर आप एक एटम को मेजर करना चाहते हैं, अगर आप एक एटम ले जाना चाहते हैं रिएक्शन में, तो क्या आप एक एटम को ले जा सकते हैं क्या? सोचिए कितना कम ग्राम है, तो आप एक एटम को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा ही नहीं सकते। इस टेंडेंसी से आपको उसका बंच डालना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में डालना पड़ेगा। अब ये ज्यादा अमाउंट में कैसे डालते हैं इसको हम आगे देखेंगे, ज्यादा अमाउंट कैसे बनाते हैं इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, अगला सेगमेंट। ठीक है, तो अगला एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसको समझिएगा बेटा। मैंने आपको पहले बता दिया एटॉमिक मास मतलब क्या है? मास ऑफ वन एटम। जैसे यहां पर जो कार्बन है, कार्बन का यहां पर अगर मुझे मास लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 12 AMU। 12 AMU का लिखने का क्या मतलब है? मास ऑफ वन एटम, क्या? कार्बन। एक एटम कार्बन का मास क्या हो जाएगा? 12 AMU। वैसे यहां पर 14 AMU, ये क्या है? ये भी वही है, मास ऑफ वन एटम नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास क्या है? 14 AMU। सॉरी थोड़ा ग्लिच है, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ जी, आई होप ठीक है, थोड़ा ग्लिच था। तो 12 AMU क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। वैसे ही यहां पर 14 लिखा है तो 14 AMU क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन दिया हो बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 16 AMU। 16 AMU क्या है? ये भी वही है, मास ऑफ वन एटम ऑक्सीजन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक एटम ऑक्सीजन का ये मास हो गया। अब जरा गौर से समझिएगा, ये सारी की सारी क्या चीजें लिखी हुई हैं? ये एक एटम का मास लिखा है। एक एटम का मास क्या है? ये सब क्या है? एटम का मास। और एटम के मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक मास बोलते हैं। यानी कि जब भी आपको स्पेसिफिकली एटम का मास निकालने को बोला जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? एटॉमिक मास। और उसको किस में लिखते हैं? AMU में। किस में लिखते हैं? AMU में। ये कहानी समझ में आ गई क्या? तो एटम का जो स्पेसिफिकली एक एक एटम का जब आप मास निकालेंगे बेटा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पे N2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? N2। N2 का मतलब क्या है? दो नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन क्या? नाइट्रोजन ये तो N2। अब जरा यहां पर बताइएगा, यहां पर आप मास कैसे निकालेंगे? N2 का। N2 का मास दो नाइट्रोजन के सम के बराबर आएगा। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो एक नाइट्रोजन का मास क्या होता है? एक नाइट्रोजन का मास है 14 AMU। दूसरे नाइट्रोजन का मास क्या है? 14 AMU। तो इसका मतलब N2 का जो मास आ जाएगा बेटा, वो 28 AMU आ जाएगा। 28 AMU क्या है? एक N2 मॉलिक्यूल का मास। एक N2 मॉलिक्यूल का मास। एक N2 मॉलिक्यूल का मास है, या तो आप क्या कह देंगे? दो एटम नाइट्रोजन का मास। बोले कहानी समझ आ गई क्या? अरे भाई, एक मॉलिक्यूल है N2 का, या तो दो एटम है नाइट्रोजन के, दोनों बातें एक है। फिलहाल हम क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, तो N2 यहां पर स्पेसिफिकली एक मॉलिक्यूल दिख रहा है कि N2 का एक मॉलिक्यूल यहां पर है, उसका मास कितना है? 28 AMU।
यहां पर वैसे ही ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किससे बना है? दो O2 मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन के एटम है, 816 816। तो यहां पर ऑक्सीजन का टोटल मास कितना आ जाएगा? एक एक एटम का मास जोड़ दीजिए, 16 और 16 क्या आ जाएगा? 32। तो यहां पर एक एटम का मास 16 AMU, दूसरे एटम का मास 16 AMU, तो टोटल मास कितना निकल के आ जाएगा? टोटल मास निकल के आ जाएगा बच्चा 32 AMU। कितना आ जाएगा? 32 AMU। बोलो समझ आ गया क्या? जो ये 32 AMU आया है बेटा, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल O2 का मास है। तो जो एक मॉलिक्यूल का मास होता है मेरे बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। आशा करते हैं आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास एक एटम का मास है, और मॉलिक्यूलर मास किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास है जिसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। तो एटॉमिक मास एटम का मास है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास है। हालांकि लिखे दोनों AMU में जाते हैं, एटॉमिक मास भी AMU में लिखा जाता है और मॉलिक्यूलर मास भी AMU में लिखा जाता है। एक बार इस पूरे कोड को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। आई होप आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहां पर क्या है बच्चा? यहां पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व आउट करना है। जरा यहां पर गौर से देखिएगा। फाइंड आउट द मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। ये हमको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनका हमको मास निकालना है। मास कैसे निकलेगा बेटा? एक मिनट, स्लाइड ग्लिच है। ओके फाइन। चलिए यहां पर क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो दिए हुए मॉलिक्यूल्स का मास बताना है। तो मास कैसे निकलेगा? H2O में क्या है? दो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 816 11 11। तो एक इसका MU 1 MU 16 और 2 MU कितना हो जाएगा? 18 MU। तो H2O का टोटल मास कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 18 MU। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? 18 MU मॉलिक्यूल, क्योंकि H2O क्या है? मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूलर मास। वैसे यहां पर देखो, यहां पर कितने एटम है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का मास, कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है? एक ही ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितने हैं? दो नाइट्रोजन है। दो से गुणा कर देंगे नाइट्रोजन का मास का, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? दो और दो 4। तो 4 से गुणा कर देंगे कितना? 1H1 के मास का। टोटल कितना आंसर आ जाएगा बोलिए? 12 MU प्लस 16 MU प्लस 14 इंटू 2 28 MU प्लस 1 इंटू 4 MU। ये टोटल इतना AMU आ जाएगा। क्या क्या हो गया? देखिए 16 4 20 और 28 और 12, 28 और 2 20, एक 28 और 2 30, 30 और 10 40। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 और 20 60। अरे जोड़ लो ना। ये देखो 16 और 4 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। वैसे 28 और 12 कितने हो जाएंगे? 40। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो नेट मास कितना आ गया? 60 MU आया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ऐसे आप कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल देंगे। कैल्शियम का हो जाएगा बेटा, कैल्शियम का क्या हो जाएगा? मैं इधर लिखता हूं थोड़ा। कैल्शियम का हो जाएगा 40, कार्बन का हो जाएगा, भाई कैल्शियम का मास होता है 40 मास नंबर। कार्बन का हो जाएगा बेटा 12 और ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुणे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन लिखते हैं ना, मैं यहाँ पे एटम्स नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास, तो कैल्शियम वगैरह नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूँ। कैल्शियम का हो गया मेरे पास 40 प्लस कार्बन का हो गया मेरे पास 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू ऑक्सीजन कितना होगा? 16। तो ये हो जाएगा 48, 40 और 8 और 2 50 प्लस 10 60, 60 और 40 100 MU। ऐसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप H2SO4 का निकालिए। ये सब आपके होमवर्क हैं जो मैंने टिक कर दिया है, ये सब क्या है आपके होमवर्क्स, तो आप इसको करके लाइएगा। कर देंगे कि नहीं? एक CH4 बता देता हूं, कार्बन और 4 हाइड्रोजन 4 इंटू H। कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 इंटू 1, 12 और 4 16। तो CH4 में कितना आ जाएगा बेटा? 16 AMU। बोलो यहां तक की कहानी समझ आ गई? कुछ करके लाइएगा। जैसे NaOH का बता दूं, Na सोडियम कितना हो जाएगा? 13, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा? 13 16 29 और 10 10 20 19 और 1
30 तो 30 आ जाएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, नहीं यार वही तो मैं 23 होता है ना, ये 13 नहीं होता बेटा, 23 होता है, इसलिए इसका टोटल कितना जाएगा 40। तो 23 और 16 39 और 1 40। नोट डाउन करिए भैया स्पेस की कहानी थोड़ा फास्ट। 40 AMU ना, ये मॉलिक्यूलर मास है, आपको ऐसे फाइंड करने, जो टिक्ड है वो सब होमवर्क है आपके, उसको करके लाइएगा। STSO4 भी आपका होमवर्क है, ये सब आपके होमवर्क है, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने टेक्निक्स बता दी है, ऐसे सब करके आप ले आएंगे। अब क्लोरीन का 35.5 है तो घबराना मत कि सर 35.5 में 0.5 कैसे आएगा, वो आएगा, क्योंकि अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास डेसिमल में है तो डेसिमल में आएगा, उसमें क्या घबराने वाला। हो गया क्या? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, आगे बढ़े। हाँ, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है, जैसे NaOH, इसमें दो स्पीसीज हैं, एक Na+ और एक OH-। जैसे मैंने आपसे कहा वाटर, वाटर क्या है, CH4 क्या है, ये सब आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड का जो मास होता है, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो कोवेलेंट है। ऐसे ही NaOH के भी आप जोड़ेंगे तो टोटल क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर मास ही निकल कर आएगा। लेकिन क्योंकि ये आयंस हैं तो आयंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा, उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। तो आयंस के मास को फॉर्मूला मास बोलते हैं और इनके एक यूनिट को फॉर्मूला मास यूनिट बोलते हैं। आगे इस चीजों को डिस्कस करेंगे। हालांकि आप ये जानते रहिए कि NaOH का जो मॉलिक्यूलर या फिर आयनिक स्पीसीज का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको क्या बोल देंगे, फॉर्मूला मास। जैसे NaOH एक आयनिक स्पीसीज है, NaCl भी आयनिक स्पीसीज है, तो आयनिक स्पीसीज का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे। देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर की कहानी बताते हैं। देखिए मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था सर, कि एक एटम को लाकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अगर हमको रिएक्शन करवाना होगा तो क्वांटिटी एक ठीक ठाक लानी पड़ेगी। जैसे आप अगर कहते हैं एक AMU लाऊं, एक AMU का मतलब कितना ग्राम, 1.6 × 10⁻⁻23 ग्राम लाइए। वैसे ही इतना लाना तो कठिन है, लेकिन क्या 1 ग्राम लाया जा सकता है क्या? हाँ, 1 ग्राम तो हम नाप सकते हैं सर। 2 ग्राम नाप सकते हैं क्या? बिल्कुल नाप सकते हैं। अरे भाई सुनार नापते हैं ना ग्राम, डायमंड वाले नापते हैं ना, तो इसका मतलब ये मेजरेबल क्वांटिटी है, हम भी नाप सकते हैं, आप भी नाप सकते हैं। तो 1 AMU कठिन है लेकिन 1 ग्राम आसान है। 12 AMU कठिन है लेकिन 12 ग्राम आसान है। इसका मतलब अगर हम ये AMU को किसी तरह ग्राम में कन्वर्ट कर सकें तो कहीं ना कहीं हम इस एक अनमेजरेबल क्वांटिटी को मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे और हम अपने रिएक्शंस को तब पार्टिसिपेट या फिर तब आसानी से करा सकते हैं। इसका मतलब बेटा आपको किसी ना किसी प्रकार से जो आपके क्वांटिटीज हैं जिनको आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं, जो आपके पार्टिकल्स हैं, उसके मास को आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ग्राम्स वगैरह में लाना पड़ेगा। वहीं से कहानी निकल के आती है एवोगैड्रोस नंबर की। आइए चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया हाइड्रोजन एटम। जरा बताइएगा हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होता है? 1 AMU। बोले बात समझ में आ गई क्या? वैसे ही अब 1 AMU का मतलब क्या है? 1.6 × 10, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मैं आपसे एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, मैंने शायद एक गलतियां की, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर 23 नहीं होगा बेटा, ये 24 होगा। देखिए मैंने फिल में बोल दिया, यहाँ पे आप 24 कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, ये 24 है। जहां भी लिखा हुआ है ये, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए करेक्ट कर लेंगे क्या? ठीक है, चलिए। तो जो एक AMU था वो क्या था? 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम था। अब जरा गौर से सुनिएगा, चलिए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूं वरना आप परेशान हो जाएंगे। खुद कहेंगे सर आप तो लिख दे रहे हैं वही पढ़ा दे रहे हैं। देखो इधर हाइड्रोजन 1 अब मुझे क्या चाहिए, इसको किसी ना किसी तरीके से ग्राम में लाना है ताकि मेजरेबल हो जाए, क्योंकि अगर H2 को Cl2 से मिक्स कराऊंगा तो HCl बनेगा, लेकिन मुझे 2 एटम लाना मुश्किल है, लेकिन 2 ग्राम तो हाइड्रोजन ला सकता हूं ना। तो कैसे आएगा वो बताता हूं आपको। देखिए जैसे आपने कहा कि सर
हाइड्रोजन के एक एटम हाइड्रोजन का जो मास होगा वो क्या होगा, 1 mu होगा क्या, 1 mu होगा क्या, 1 mu का मतलब क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है सर। ठीक है सर, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई सर, एक एटम का हाइड्रोजन का मास उतना हो गया। अच्छा सर मास्टर ये बात समझ में आ गई। अच्छा तो जरा मुझे ये बता सकते हैं क्या, एक एटम हाइड्रोजन का मास कितना है, एक एटम हाइड्रोजन का जो मास है वो इतना ग्राम है। तो मैंने आपसे बोला हाइड्रोजन होता क्या है 1h1, आप इसी को तो लिख रहे थे 1 mu, एक एटम था इसलिए आपने क्या लिखा 1 mu। अब जरा गौर से देखिए, एक एटम का मास कितना आ गया, इतना ग्राम आ गया। तो अगर मुझे 1 ग्राम चाहिए, कितना ग्राम चाहिए, ये एक, इसकी वजह से 1 mu आ रहा था, मैं अगर 1 ग्राम लूं तो यहां से 1 ग्राम लूंगा तो यहां पे 1 रहने दूंगा, बाकी इसको अरे भाई ये 1 से गुणा कर दो ना 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का। तो अगर मुझे 1 ग्राम चाहिए तो इसको यहीं रहने दो, बाकी क्वांटिटी को उठा के उधर रख दो। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, गौर से बताना, एक एटम हाइड्रोजन का जो मास था वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। तो अगर मुझे 1 ग्राम का मास चाहिए, कितने ग्राम का मास चाहिए, 1 ग्राम, क्या 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास चाहिए, तो इस वैल्यू को नीचे लाइए सर। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स आ जाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻24 इतना एटम्स आ जाएंगे। तो मतलब अगर मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे इतना एटम लाना पड़ेगा। इसको काटिए पीटिए, जब काटिएगे पीटेंगे तो आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्या जाएंगे 23 एटम्स, किसने में, 1 ग्राम हाइड्रोजन में। तो जरा गौर से सुनिएगा, सॉरी, हाँ 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स आ गए, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गए। यहां तक कहानी समझ में आ रही है। इसका मतलब अगर मैं किसी भी एटम का, यहां पर देखना, मास अगर AMU में लेता हूं तो उसमें, किसी भी एटम का मास AMU में लेता हूं तो उसमें एक एटम आता है। कितना एटम आता है, एक एटम। अरे भाई हाइड्रोजन का मास AMU में लूंगा तो हाइड्रोजन का एक एटम आएगा, कार्बन का मास AMU में लूंगा तो कार्बन का एक एटम आएगा, नाइट्रोजन का मास AMU में लूंगा तो नाइट्रोजन का एक एटम आएगा। लेकिन अगर मैं उसी एटम का मास ग्राम में लेने लगूं, जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो अगर मैं उसी एटम का मास ग्राम में लेने लगूं तो कितने एटम आएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे। कितने एटम्स आएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे। तो अगर मैं किसी का भी मास, किसी भी एटम का मास अगर मैं ग्राम में लेता हूं तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आते हैं। जबकि अगर मैं उसका मास AMU में लेता हूं तो केवल कितने एटम आते हैं, एक एटम। इसका मतलब क्या है, ग्राम में लेने पर एटम्स का काउंट बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई। आपने क्वांटिटी बढ़ाई तभी तो आप मेजर कर पा रहे हैं। तो ग्राम का, अगर आपने AMU से ग्राम में कन्वर्जन किया है तो कहीं ना कहीं आपके एटम्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। याद रखिएगा, किसी भी एटम का जो मास है अगर आप उसको ग्राम में लेते हैं तो एक फिक्स्ड वैल्यू आती है जो कि है 6.02 इंटू 10⁻23। सर ये हाइड्रोजन के लिए तो आपने समझा दिया, किसी और के लिए समझाइए। चलो आओ कार्बन के लिए भी समझा देता हूं या फिर नाइट्रोजन के लिए समझा देता हूं। आ जाओ, देखो नाइट्रोजन के लिए समझ लो, चलो तुम कार्बन के लिए समझ लो भैया। 6-12 कार्बन के लिए समझते हैं। कार्बन का देखो भैया, ये क्या है, कार्बन 6 और 12। अब जरा देखना, कार्बन के एक एटम का मास कितना है, कार्बन के एक एटम का जो मास है वो कितना होगा। देखो एक एटम का मास अभी निकालना सिखाया, एटॉमिक मास कितना जाएगा 12 AMU। कितना जाएगा 12 AMU, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 12 इंटू 1.1 मिनट मैं यहां पे लिख दू, 1 एटम कार्बन का मास कितना जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। यह आ जाएगा क्या कार्बन के एक एटम का मास। अगर मुझे 1 ग्राम कार्बन चाहिए तो कितना एटम कार्बन लगेगा देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी 1 ग्राम में मैंने बोल दिया। देखिए जैसे हाइड्रोजन के 1 ग्राम को मेजर करना आसान है, वैसे कार्बन के 12 ग्राम को मेजर करना आसान है। तो मैं कार्बन का अगर 12 ग्राम लेता हूं तो कितना उसमें एटम्स आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻24 एटम्स। कितने एटम्स आ जाएंगे, इतने एटम। यानी कि अगर मैं कार्बन का 12 ग्राम लेता हूं तो उसमें कितने एटम्स आ रहे हैं, इतने एटम। तो कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स आ गए, फिर से आप इसको काटिए तो वही यूनिट है, तो क्या आ जाएगा 6 कितना आ जाएगा बेटा,
तो अगर आप इसको काटेंगे तो 12 ग्राम में कुल कितने एटम्स आ जाएंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, हाइड्रोजन लिया, उसका अगर मैंने मास एएमयू में रखा तो कितने एटम? एक एटम। अगर मैंने उसी का मास ग्राम में रख दिया तो कितने एटम? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। सिमिलरली अगर आपने कार्बन लिया, क्या लिया? कार्बन। कार्बन का मास अगर आपने एएमयू में रखा तो इसका मतलब वहां पे क्या है? एक एटम है। क्या है? एक एटम है। लेकिन अगर आपने उसी कार्बन का मास ग्राम में रख दिया, उसी कार्बन का मास अगर आपने ग्राम में रख दिया तो ग्राम का क्या मतलब है? ग्राम का मतलब है वहां पर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है। कितने एटम्स है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है। यहां से शायद आपको एक कहानी समझ आ रही होगी, जिस कहानी की मैं चर्चा करना चाहता हूं। क्या कहानी है? क्योंकि मुझे रिएक्शंस में एक डेफिनेट क्वांटिटी चाहिए किसी भी चीज को रिएक्ट करवाने के लिए, तो मैं उसको एएमयू में रिएक्ट ही नहीं करवा सकता। मतलब एएमयू में तो क्या, एएमयू तो एक मास क्वांटिटी है, मतलब मैं उसको एटम्स, एक एटम्स, दो एटम, तीन एटम्स के फॉर्म में रिएक्ट नहीं करवा सकता। तो बहुत सारे एटम्स मुझे चाहिए होंगे। बहुत सारे एटम्स कैसे आएंगे? जब आप उसको ग्राम में ले लीजिए। इसका मतलब अगर आप किसी भी एटम का मास एएमयू में लेते हैं तो आप उसके एक एटम की बात कर रहे होते हैं। वहीं अगर आप उस एटम का मास ग्राम में ले लेते हैं, सॉरी ग्लिच है थोड़ा, वेट करिएगा। ओके, ग्लिच था थोड़ा सा, वेट करना। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप किसी भी एटम का मास एएमयू में लेते हैं तो एक एटम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी एटम का मास ग्राम में ले लेते हैं तो आप 6 गुणे 10⁻23 एटम की बात कर रहे हो, यानी कि 6 इंटू 10⁻23 एटम्स की बात करते हैं, जो कि एक ह्यूज क्वांटिटी है। और वहां पर आप आसानी से रिएक्शंस को प्रोसीड करवा पाते हैं। तो आपको शायद एएमयू और ग्राम का थोड़ा सिग्निफिकेंस पता चला होगा। अब गौर से देखिएगा, ठीक है? यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? कि अगर मैं हाइड्रोजन का मास एएमयू में लेता हूं तो एक एटम, हाइड्रोजन का मास ग्राम में ले लूं तो इतना एटम। वैसे ही कार्बन का मास अगर एएमयू में ले लूं तो एक एटम, अगर वही ग्राम में ले लूं तो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। चलो जरा रिपीट करना, मेरे पास नाइट्रोजन है। अगर मैंने नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम लिखा है, 14 ग्राम का मतलब कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। बोलो कहानी समझ आ गई क्या? अच्छा, कोई भी चीज आप ले लीजिए, कोई भी एटम ले लीजिए, अगर आप उसको ग्राम में लिखेंगे तो इतने ही एटम्स आएंगे, इतने। अच्छा एक बात सोचो, आप कह रहे होंगे सर पार्टिकल की क्वांटिटी तो सेम है लेकिन इसका मास अलग अलग है सर, ये कैसे है? समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 दर्जन केला ले आइए, कितने केला ले आएंगे? 12। आपसे कहूं 1 दर्जन कांपी ले आओ, कितने कांपी ले आएंगे? 12। आपसे कहूं 1 दर्जन कार ले आओ, कितने कारें ले आएंगे आप? 12। मैंने आपसे कहूं 1 दर्जन ट्रक ले आइए, कितने ट्रक ले आएंगे? 12। क्वांटिटी सब में सेम है लेकिन मास सबका अलग अलग है। कार का मास अलग है, केले का मास अलग है, बुक की मास अलग है और ट्रक की मास अलग है। क्वांटिटी इज द सेम बट द मास इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ देम। इसका मतलब अगर आप चीजें अलग अलग लेंगे तो क्वांटिटी सेम हो सकती है लेकिन मास तो वेरी करेगा ही। वैसे यहां भी है, जब मैं कहता हूं कि आप किसी भी उस एटम का मास ग्राम में लेंगे तो उसकी क्वांटिटी 6.02 इंटू 10⁻23 ही आएगी, लेकिन उसका मास अलग हो जाएगा। नाइट्रोजन ले लेंगे तो वो 14 हो जाएगा, कार्बन ले लेंगे तो वो 12 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन ले लेंगे तो वो 1 ग्राम हो जाएगा, ऑक्सीजन ले लेंगे तो वो 16 ग्राम हो जाएगा। लेकिन उन सब के में कितना आएगा एंटिटीज? 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज ही आने वाली हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। और यहां से आपको एक चीज और समझ में आएगी। इसका मतलब यह है सर कि अगर मैं किसी भी एटम का मास ग्राम में लेता हूं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एंटिटी आती है और इसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटिटी को हम लोग एक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट। 6.02 इंटू 10⁻23 जिसकी वैल्यू है। हाँ, तो आप शायद एवोगैड्रोस कांस्टेंट, अब आपको समझ में आया होगा कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट आया कहां से है। बात समझ में आ गई क्या? तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट का यही सिग्निफिकेंस है। और जब हम किसी भी चीज का, जैसे एक एटम की बात कर लीजिए, एक मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए, एक आयन की बात कर लीजिए या फिर एक पार्टिकल की बात कर लीजिए, अगर वो 6 इंटू
6.02 into 10 raised to the power 23 है तो वो अवोगाड्रोस कांस्टेंट है। और जैसे हम एक दर्जन में 12 केला गिनाते हैं वैसे ही हम कहते हैं कि कोई भी चीज अगर 6.02 into 10 raised to the power 23 है तो वो एक मोल के बराबर है। तो मोल कुछ है थोड़ी, इसी एंटिटी का एक मेजरिंग वैल्यू है, मेजरिंग पैरामीटर है। तो इसका मतलब 12 केला एक दर्जन, 6.02 into 10 raised to the power 23 एंटिटीज एक मोल हो गई। अब आप शायद इस 6.02 into 10 raised to the power 23 के कहानी को समझ चुके होंगे और इसको एक मोल क्यों कहते हैं ये भी समझ चुके होंगे। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। शायद पीछे वाली स्लाइड से अगर आपको समझना चाहे तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी हुई है। मैंने आपको समझा दिया कि आखिर हम ये 6.02 into 10 raised to the power 23 तक कैसे पहुंचे। तो हाइड्रोजन का अगर आप एक एटम लेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, अगर आप 1 ग्राम लेंगे तो 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स आ जाएगा। और यहीं से हमारा एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो किसी भी एटम का अगर आप ग्राम में वैल्यू लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो 6.02 into 10 raised to the power 23 ही आने वाले हैं। आशा करते हैं आप समझ गए। तो इस चीज को समझ गए क्या? देखिए, एटॉमिक मास को अगर आप एमयू में लेंगे तो एक एटम की बात करेगा, अगर वहीं आप एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे तो वो कितने एटम की बात करेगा? 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स की बात कर रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लगा लेंगे क्या? जरा बताइए, ये एल्युमिनियम है 27 एमयू, ये क्या बता रहा है? 27 एमयू। 27 एमयू बता रहा है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। सिमिलरली ये मास ऑफ, ये क्या है? 27 ग्राम, 1 मोल ऑफ, 1 मोल लिख दीजिए या फिर 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स लिख दीजिए। ठीक है क्या? सिमिलरली यहां पे H2 में भी आप निकाल सकते हैं कितने? 2 हाइड्रोजन है, 2 एमयू और 1 ऑक्सीजन है 16 और 2 18 एमयू। ये क्या बता देगा? एक एटम, सॉरी एक मॉलिक्यूल H2O, आई एम रियली सॉरी, 1 मॉलिक्यूल H2O का मास है। सिमिलरली अगर आप इसको 18 ग्राम्स लिख देते हैं तो ये क्या बताएगा? 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of H2O। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या तो आप इस चीज को एक शब्द में लिख दीजिएगा क्या? 6.02 into 10 raised to the power 23 यानी कि 1 मोल H2। बोलो बात समझ में आ गई? वैसे आप NH3 का करके लाइएगा, होमवर्क है कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े, नोट करना हो कर लो, बी फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी वही कहानी है, 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम। इसमें इसको एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? 6.02 into 10 raised to the power 23 entities of a particle is given a new name that is 1 mole। तो 1 mole entities, इसमें कितनी एंटिटीज हैं? 6.02 into 10 raised to the power 23 एंटिटीज हैं। और ये जो 6.02 into 10 raised to the power 23 ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लोग अवोगाड्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है क्या? चलिए यहां तक की कहानी शायद आप समझ गए होंगे। अब अगली कहानी है मोलर मास की। किसकी कहानी है? मोलर मास की। ध्यान से सुनना, मोलर मास क्या है? मोलर मास का मतलब है कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन या फिर पार्टिकल के एक मोल का मास। किसकी बात की जा रही है? एक मोल। एक मोल का मतलब क्या है? अगर आप एटम ले रहे हैं तो 6.02 into 10 raised to the power 23 एटम्स का मास। अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो 6.02 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास। अगर आप आयंस ले रहे हैं तो 6.02 into 10 raised to the power 23 आयंस की बात। मेरी बात समझ गए होंगे क्या? तो एक मोल का मतलब, मोलर मास का क्या मतलब है? जब आप इतनी एंटिटीज का मास लेंगे तो एक मोल का मास आएगा, उसी मास को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। ठीक है क्या मेरे बच्चा? चलिए बहुत धन्यवाद, आगे बढ़िए। तो मोलर मास आप समझ गए होंगे। चलिए अच्छा, एक पॉइंट में लिखना भूल गया हूं, इसमें लिख देता हूं यहां पर। क्या? मोलर मास इज रिटन इन ग्राम्स। किसमें लिखा जाता है भैया? ग्राम्स में लिखा जाता है। मोलर मास ग्राम में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हम कितने पार्टिकल, कितने एंटिटीज की बात कर रहे हैं? 6.02 into 10 raised to the power 23 एंटिटीज की बात कर रहे हैं। और जब आप इतने एंटिटीज की बात कर रहे हैं
तो आप ग्राम में ही तो करते हैं। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर आप किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में लिखेंगे तो इतना एंटिटीज आएंगी, और उतने एंटिटीज का मतलब है इतना मोल, और उतने मोल का मास का मतलब है मोलर मास। तो जैसे ही आप मोलर मास लिखेंगे तो किसमें लिखा जाएगा? ग्राम में। कई बार आपको ग्राम पर मोल है लिखा जाता है, वो मतलब एक मोल का ग्राम में मास लिखा है, वो ग्राम पर मोल। चलिए आइए, तो ग्राम में मास लिखेंगे तो जरा गौर से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बता दिया? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। एटॉमिक मास इन एमयूज, मॉलिक्यूलर मास इन एमयूज, मोलर मास इन ग्राम्स, मोलर मास इन ग्राम्स। एटॉमिक मास एटम का मास है, मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल के जितने भी एटम है सबके सम का मास है, और जो मोलर मास है वो उस जो भी एटम मॉलिक्यूल आयन है उसके 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास है। चलिए गौर से देखिए, यहां पर एक टेबल मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें क्वेश्चन है उसको समझते हैं। यहां पर जो भी एटम है उसका एटॉमिक मास भरिए, मॉलिक्यूलर मास क्रॉस कर दीजिए, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें मॉलिक्यूलर मास भरिए, एटॉमिक मास क्रॉस कर दीजिए, और बाकी सारे जो भी आपके शीट है उसको कंप्लीट करिए। सबसे पहला कार्बन, जरा गौर से देखो, कार्बन में क्या होगा? एटॉमिक मास होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो होगा नहीं, तो इसको काट दीजिए। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है बोलो? 12। क्या लिखेंगे? 12 AMU। क्या लिखेंगे? 12 AMU। अच्छा, क्या इसका मोलर मास आएगा? क्या? बिल्कुल। कितने एंटिटीज का मोलर मास कैसे लिखते हैं? मैंने आपसे बोला कि AMU को किसमें कन्वर्ट कर दो? ग्राम में, वही उसका मोलर मास आ जाएगा, वही उसका क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। अच्छा, जरा बताना 12 ग्राम कितने मॉलिक्यूल्स का मास है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। तो 12 ग्राम मतलब एक मोल का मास। अरे भाई, एक मोल का मास 12, जब आप ग्राम लिखते हैं तो आप 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास लिखते हैं, मतलब एक मोल का मास लिखते हैं। तो 12 ग्राम कितने पार्टिकल्स का मास है? कितने मॉलिक्यूल्स? अच्छा, यहां पर क्या मॉलिक्यूल्स हैं? क्या इसमें है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कहानी नहीं है, एटम्स डायरेक्ट लिखे जाएंगे। तो यहां पर जो ग्राम में हम लिख रहे हैं वो कितने एटम्स की बात लिख रहे हैं? 6.02 × 10⁻23। या तो टोटल लिखिए या तो सीधा लिख दीजिए Na, क्योंकि एवोगैड्रोस को हम ऐसे लिखते हैं Na एटम्स। तो इतने एटम्स हैं क्या? अरे भाई, ग्राम में इतने एटम्स तो आएंगे, 6.02 × 10⁻23 एटम्स। वैसे O2 का क्या एटॉमिक मास आएगा? क्या नहीं, मॉलिक्यूलर मास आएगा। कितना आएगा भैया? एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32। क्या 32? AMU। क्या 32? AMU। मोलर मास बताइए इसका, तो 32 ग्राम्स। 32 ग्राम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल है? क्या बिल्कुल है। O2 मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? तो 32 ग्राम किसका वेट है? जो 32 ग्राम आपने लिखा है वो एक मोल या फिर 6.02 × 10⁻23 या तो Na एटम्स या फिर Na मॉलिक्यूल्स का मास है। तो यहाँ पे ये एटम है कि मॉलिक्यूल? एक ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर टोटल Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। Na मॉलिक्यूल्स, बोलो बात समझ में आ गया क्या? अच्छा, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आ जाएंगे? 2 × Na, तो 2 Na एटम्स आ जाएंगे यहाँ पर। बोलो कहानी समझ आ गई क्या? वेरी गुड। NaOH को जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। NaOH में एटॉमिक मास निकालिए। क्या एटम है? क्या नहीं। तो मॉलिक्यूलर मास बताइए। मॉलिक्यूलर मास, इसी को हम लोग फार्मूला मास भी बोलते हैं, क्योंकि आयन से प्लस माइनस है ना, Na + OH-। तो जरा बताइए Na का क्या होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 1। तो 23 और 16 39, 23 16 39 1 1 40। तो 40 AMU टोटल आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ग्राम्स में निकालेंगे तो 40 ग्राम आ जाएगा। 40 ग्राम किसका मास है? Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH का, मतलब एक मोल NaOH का या फिर Na मॉलिक्यूल्स NaOH। तो Na मॉलिक्यूल है क्या? कितने एटम्स हैं? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एटम समझ नहीं आ रहे हैं। भाई 3 एटम्स हैं, एक सोडियम का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का। तो टोटल कितने एटम्स आ जाएंगे? भाई एक Na है यहाँ पर, एक Na एटम है सोडियम का, एक Na एटम है ऑक्सीजन का, और एक Na एटम है हाइड्रोजन का। टोटल 3 Na एटम्स आ जाएंगे। बोलो कहानी समझ में आ गई क्या? 3 Na एटम्स। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि कितने कटायंस कितने, नंबर ऑफ एटम्स तो आपने बता दिया, नंबर ऑफ कटायंस बताइए। तो जरा वो देखना, एक मॉलिक्यूल में कितने कटायन है? एक मॉलिक्यूल में एक कटायन है। एक मिनट, थोड़ा ग्लिच है, वेट करेंगे। हाँ, ओके, थोड़ा ग्लिच लंबा हो गया था इस बार वेट करते करते। जरा देखो यहाँ पे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया कि आपने सर Na एटम्स तो निकाल दिया, मतलब एटम्स का क्वांटिटी तो निकाल दिया। आप ये बताइए कितने आयंस हैं? तो आयंस कितने हैं? 2 आयंस है। अरे भाई, एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस है, एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस, तो Na मॉलिक्यूल्स में 2 Na आयंस हो जाएंगे। आयंस की बात कर रहा हूं, कटायंस एनायंस की नहीं। कटायंस कितने हो जाएंगे? कटायंस देखो, एक कटायन है, एक मॉलिक्यूल में एक कटायन, तो Na मॉलिक्यूल में Na कटायन।
और अनायन कितने हैं? अनायन भी एक है, तो Na कटायन या फिर Na ही अनायन। बोलो समझ आया? अरे भाई एक कटायन एक अनायन, तो एक मॉलिक्यूल में एक ही कटायन है ना, तो Na मॉलिक्यूल में Na कटायन। आयंस दो हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आयंस दो हैं एक मॉलिक्यूल में, तो Na मॉलिक्यूल में 2 Na आयंस हो जाएंगे। बोलिए कहानी समझ आ गई यहां तक की? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं H2SO4 पे। इसको आप कर लाएंगे क्या? चलिए मैं ही करा देता हूं। H2SO4 को देखिए, H2SO4 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 H+ आएगा और एक SO4 2- आएगा। ये आएगा आपका कटायन और एनायन की क्वांटिटी। सबसे पहले एटॉमिक मास नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास की चर्चा करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास में 2 हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा? 2 AMU। सल्फर 32 होता है, एक सल्फर है तो 32। ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 64। तो 64 और 2 66, 66 और 2 68, 68 और 3 98। तो कितना जाएगा? 98 AMU आ जाएगा। क्या? इसका मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास कितना आ जाएगा? 98 ग्राम आ जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे बेटा? बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये 98 ग्राम, 1 मोल का मास है, मतलब यहां पर Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और एटम्स कितने हो जाएंगे? गौर से देखना कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के हैं, एक सल्फर के हैं 3, 4 ऑक्सीजन के हैं 7। तो यहां पर 7 एटम्स हैं। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 7। तो Na मॉलिक्यूल में 7 Na एटम्स, 7 Na एटम्स। अच्छा जरा गौर से बताओ नंबर ऑफ कटायंस। कटायंस कितने हैं इसमें? देखो एक H2SO4 में 2 कटायन है। एक मॉलिक्यूल में कितने कटायन है? यहां दिख रहा है ना 2H+, तो 2 कटायन है। तो Na मॉलिक्यूल में कितने कटायन हो जाएंगे? 2 Na कटायंस। तो यहां पर कटायंस कितने हो जाएंगे? 2 Na कटायंस। एनायंस कितने हैं? एक ही एनायन है, एक मॉलिक्यूल में एक एनायन, तो Na मॉलिक्यूल में Na एनायन। आयंस कितने हैं भैया? आयंस 2H+ और एक ये 3, तो मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 आयंस। तो आयंस की अगर आप बात करेंगे तो आप लिख देंगे, यहां पे जगह नहीं है, मैं लिख दूं क्या यहीं पे? चलो यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, समझ लेना। ठीक है, यहां पे समझ क्या लेंगे? 3 Na आयंस। आयंस में आपके पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक की चीजें आप समझ चुके होंगे। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? एटॉमिक मास यूनिट डिस्कस किया, उसके बाद हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया, मॉलिक्यूलर मास डिस्कस किया, फिर हमने एवोगैड्रोस नंबर का सिग्निफिकेंस डिस्कस किया, देन हमने मोलर मास को डिस्कस किया, फिर हमने मोलर मास पे बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, एटॉमिक मास पर बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मॉलिक्यूलर मास पर बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। आई होप यहां तक की कहानी आप सबको समझ में आ रही होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरीके से। अगले वीडियोस में धीरे धीरे हम आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराएंगे। कहीं कहीं वैल्यूज में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे कभी -23 रहता है -24 हो जाता है किसी किसी पॉइंट में, सब रिमेंबर करने वाली चीजें हैं, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाए। तो उस चीज पे बहुत इशू बनाने की जरूरत नहीं कि सर 10 to the power -23 आपने -24 बोल दिया, -24 -23 बोल दिया। ये सारी चीजें पे मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि रिमेंबर करने वाली चीजें, कोई एक्सप्लेनेशन चीजें नहीं है ये सब। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म किया जाए। मैं एक बार आप सबके कमेंट्स को देखता हूं। तो यहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं, कौन कौन है? अभिनव जी हैं, निहाल खान जी हैं, और सरकार साहब हैं, आकाश कुमार हैं, आकाश कुमार बागी बलिया, हयात साहब हैं, पंकज कुमार हैं RWA के। तो इन सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। हालांकि अब हमारा ये सेशन एंड हो रहा है, लेकिन आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। और जेई नीट 11-12 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। मैंने बहुत बेसिक से चीज़ों को बताया है, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी जाती हैं, उन चीज़ों को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। चलिए फिर आज का सेशन यहाँ पर क्लोज करते हैं। आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बोलती है। गुड आफ्टरनून पंकज जी। चलिए।
चलिए भैया, तो इसके साथ ये सेशन यहाँ पे एंड किया जाएगा। और कोई बात, कोई समाचार? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मुझे एक क्लास और लेनी है, तो अब इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस देर तक जुड़ने के लिए। चलिए शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।